हेलो बच्चों। तो आज हमारा ये लास्ट टॉपिक होने वाला है। ठीक है। इस चैप्टर का जो मेरा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस। तो हम न्यूक्लियस की स्टडी करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है। न्यूक्लियस एज अ सेल ऑर्गेनिज्म, जो हमारे पास न्यूक्लियस है। सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब? 1831 में। ठीक है। फिर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जो मटेरियल्स होता है उस मटेरियल को स्टेन किया गया था बेसिक डाई की मदद से। तब इसे नाम क्या दिया गया? क्रोमैटिन। और किसने दिया ये? फ्लेमिंग ने। ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जो मटेरियल्स होता है उसे बेसिक डाई से स्टेन किया किसने? फ्लेमिंग ने। और उस मटेरियल को क्या नाम दिया? क्रोमैटिन। ठीक है। हम बात करने जा रहे हैं इंटरफेज न्यूक्लियस की। इंटरफेज न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस जब डिवाइड ना कर रहा हो तो उसे कहते हैं इंटरफेज न्यूक्लियस। तो इंटरफेज जो न्यूक्लियस होता है वो हाईली एक्सटेंडेड एलेबोरेटेड न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर रखता है। न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर जिसका नाम क्या होता है? क्रोमैटिन। और क्या होता है इंटरफेज न्यूक्लियस के अंदर? न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है जिसे हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस। एक या एक से ज़्यादा स्फेरिकल बॉडीज रखता है जिसे कहते हैं क्या है? हम न्यूक्लियोलाई कहते हैं। तो इंटरफेज जो न्यूक्लियस होता है उसमें आपको क्रोमैटिन देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर मैट्रिक्स देखने को मिलेगा जिसे आप न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हो। और इसी न्यूक्लियस के अंदर एक या एक से ज़्यादा स्फेरिकल बॉडी दिखेंगी जिसका नाम होता है न्यूक्लियोलाई, या सिंगुलर में न्यूक्लियोलस कहते हैं। फिगर पहले देख लेते हैं। सर ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पर फ्लूइड दिख रहा है जिसका नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म को आपने न्यूक्लियर मैट्रिक्स नाम दिया है। यहाँ पर ये आपको जो यहाँ बड़ा सा एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर का नाम होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है। यहाँ पर देखें तो आपके पास पोर दिख रहे हैं, इसका नाम होता है न्यूक्लियर पोर। और ये मेम्ब्रेन है, इसका नाम क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखते हैं न्यूक्लियस को तो आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देगी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एक दूसरे की कैसी होती है? पैरेलल होती है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड दैट द न्यूक्लियर एनवेलप व्हिच कंसिस्ट ऑफ द टू। न्यूक्लियर एनवेलप में क्या होते हैं? दो पैरेलल मेम्ब्रेन होती है। और इन दोनों पैरेलल मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है, उस स्पेस का नाम होता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और पेरी न्यूक्लियर स्पेस का जो साइज होता है वो होता है 10 to 50 नैनोमीटर। ये पेरी न्यूक्लियर स्पेस करता क्या है? फॉर्म्स अ बैरियर। क्या बनाता है ये? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है सर, पेरी न्यूक्लियर स्पेस नहीं बल्कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है ये बैरियर बनाता है किसके बीच में? मटीरियल्स। ऐसे मटीरियल जो कहाँ प्रेजेंट हैं? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के। तो वो मटेरियल जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में प्रेजेंट हैं उनके बीच में उनके बीच में बैरियर कौन बनाता है? न्यूक्लियर एनवेलप बनाता है। ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन की। तो अगर हम न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो ये कंटिन्यूअस होता है विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसके साथ में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में कंटिन्यूअस होता है। और इस पर थोड़े बहुत राइबोसोम मिलते हैं। ठीक है। चलिए कह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो बहुत जगह पर, नंबर ऑफ द प्लेसेस पर न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है वो इंटरप्ट हो जाता है बाय द माइनोट पोर। ये पोर बनते कैसे हैं? विच आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द टू मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है, न्यूक्लियर एनवेलप में मिलने वाली जो मेम्ब्रेन होती हैं वो कई जगह पर आपस में फ्यूज हो जाती हैं। और जहाँ पर फ्यूज हो जाएंगे वहाँ पर क्या होगा? इंटरप्शन हो जाएगा। ठीक है। दीज न्यूक्लियर पोर, ये जो न्यूक्लियर पोर बन रहे हैं इसे ये जहाँ पर मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज करती हैं वहाँ पर पोर बन जाता है, उस पोर का नाम होता है न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियर पोर जो होता है वो एक रास्ता प्रोवाइड करता है किसके लिए? आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल के लिए। पास थ्रू द विच movement of the RNA and the protein molecules take place in the both direction between the nucleus and the cytoplasm। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या हुई? गड़बड़ी हुई है। मैं सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें मैंने कहा कि न्यूक्लियर एनवेलप जो होती है उसमें दो मेम्ब्रेन हैं। तो न्यूक्लियर एनवेलप में जो दो मेम्ब्रेन होती है वो जगह जगह पर आपस में क्या हो जाती है? फ्यूज हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जहाँ पर फ्यूज होती है वहाँ पर एक छोटा सा पोर बनता है, उस पोर का नाम होता है न्यूक्लियर पोर।
न्यूक्लियर पोर का काम क्या होता है? न्यूक्लियर पोर जो होता है वो रास्ता देता है, किसके लिए रास्ता देता है? आरएनए और प्रोटीन के मॉलिक्यूल को मूव करने के लिए। कहाँ से कहाँ? सर, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस, यानी कि बोथ डायरेक्शन में। ठीक है, अब बात करते हैं एक सेल में कितना न्यूक्लियस होता है। तो नॉर्मली देखा जाता है तो नॉर्मली एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन न्यूक्लियस का जो नंबर है वो वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जिसमें न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है, जैसे मैच्योर सेल्स लैक द न्यूक्लियस, जैसे एरिथ्रोसाइट्स एंड द सीव ट्यूब सेल ऑफ द वेस्कुलर प्लांट, जिसकी मैच्योर सेल में न्यूक्लियस क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स की। न्यूक्लियर मैट्रिक्स को कहते क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या क्या होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में? न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है न्यूक्लियोलस और क्या होता है? क्रोमैटिन होता है। ठीक है, ये बात थी न्यूक्लियर मैट्रिक्स की। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस की बात करने जा रहे हैं। तो न्यूक्लियोलाई कैसा होता है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। जो न्यूक्लियोलस होता है ये, इसका जो कंटेंट है ये कंटिन्यूअस होता है रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ में, क्योंकि न्यूक्लियोलस के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। बताओ न्यूक्लियोलस बनाता क्या है? न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। यहाँ पर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है। बात करते हैं लार्ज और मोर न्यूमरस न्यूक्लियराई यानी न्यूक्लियस, आपको उस सेल में ज़्यादा एक्टिवली दिखेगा जो कैरी आउट कर रहा होगा क्या? प्रोटीन की सिंथेसिस। तो ऐसी सेल जिसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस चल रही होगी एक्टिवली, उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस का नंबर ज़्यादा होगा और लार्ज साइज का न्यूक्लियोलस दिखाई देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करें यू मे रिकॉल दैट इंटरफेज न्यूक्लियस हैज़ अ लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ द न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर कॉल्ड द क्रोमैटिन। तो इंटरफेज न्यूक्लियस के अंदर क्या दिखाई देता था आपको? क्रोमैटिन दिखाई देता था। बात सही है, ठीक है। बट ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन, सेल डिवीजन बोले तो एम फेज, ठीक है, एम फेज के दौरान सेल शो द स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम। सेल डिवीजन के वक्त अब आपको क्रोमैटिन नहीं दिखाई देगा, बल्कि क्या दिखाई देगा आपको? क्रोमोसोम दिखाई देगा इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जगह पर। ठीक है, बताओ क्रोमैटिन में क्या क्या होता है? तो क्रोमैटिन पे कंटेंट क्या करता है? डीएनए कंटेंट करता है। क्रोमैटिन पर बेसिक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, इसका नाम होता है क्या? हिस्टोन प्रोटीन। और क्या प्रेजेंट होती है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है? आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर आप एक सिंगल ह्यूमन सेल से अगर आप डीएनए को निकालोगे तो एक सिंगल ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस के अंदर लगभग अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर लंबा थ्रेड प्रेजेंट होता है किस चीज़ का? डीएनए का, जो कि 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, फिर डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है क्रोमोसोम के ऊपर, रिसेंट क्लास 12th में आगे पढ़ लेंगे। ठीक है ना। एवरी क्रोमोसोम, अब क्रोमोसोम विजिबल कब होगा? ओनली इन द डिवाइडिंग सेल। ठीक है, एवरी क्रोमोसोम हैज़ अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। तो क्रोमोसोम में जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन उसका नाम होता है सेंट्रोमियर। ठीक है, ऑन द साइड ऑफ व्हिच डिस्क शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड द काइनेटोकोर्स आर द प्रेजेंट। तो काइनेटोकोर्स कहाँ प्रेजेंट होता है? सेंट्रोमियर पर प्रेजेंट होता है। फिगर आप देखें, ये क्रोमोसोम बना है, ऐसा क्रोमोसोम है जिसके अंदर 2 क्रोमेटिड हैं, दोनों क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए हैं। कहाँ पर? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोले तो सेंट्रोमियर पर, और सेंट्रोमियर की सरफेस पर यहाँ पे काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर यहाँ पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सेंट्रोमियर क्या करता है? होल्ड करता है 2 क्रोमेटिड्स को ऑफ अ क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमेटिड को होल्ड करके कौन रखता है? सेंट्रोमियर। अब आगे बात करते हैं हम क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रोमोसोम। तो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर क्रोमोसोम जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सेकेंड सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक, एंड लास्ट इज कॉल्ड द टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। देखते हैं, मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम होता है इसमें सेंट्रोमियर जो होता है वो मिडिल पर होता है। जब मिड में होगा तो 2 इक्वल आर्म बन जाते हैं। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम होता है इसमें सेंट्रोमियर जो होता है वो स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल,
मिडिल से थोड़ा सा दूर होता है, जिससे कि एक शॉर्ट आर्म बनता है और एक लॉन्ग आर्म बन जाता है। अगर हम एक्रोसेंट्रिक की बात करते हैं तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम के अंदर जो सेंट्रोमियर होता है वो सिचुएटेड होता है क्लोज टू इट्स एंड, लगभग एंड पर होता है लेकिन पूरा तरीके से एंड पर नहीं होता, जिससे कि एक एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड आर्म बन जाएगा और एक एक्सट्रीमली वेरी लार्ज आर्म बन जाता है। ठीक है। लास्ट क्रोमोसोम जिसका नाम क्या है, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। यहाँ पर जो सेंट्रोमियर होता है कहाँ होता है, टर्मिनल पोजीशन पर होता है। अगर आप फिगर देखेंगे तो फिगर में ये जो आपको दिखाया जा रहा है इसका नाम है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, से कहता है कि हम सेंट्रोमियर कहते हैं। इस क्रोमोसोम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक गड्ढा बना हुआ है, इसका नाम होता है क्या, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। लेबलिंग यहाँ पर गड़बड़ की गई है इंग्लिश वाली बुक में। अगर आप हिंदी वाली बुक में देखेंगे तो ये जो लेबलिंग है वो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन की वो यहाँ से है। सर ये जो गड्ढा आपको दिख रहा है, ये जो गड्ढा होता है ये क्या होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ये जो गड्ढा है इसी का नाम क्या होता है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ठीक है। ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद जो पार्ट बचा है क्रोमोसोम का, इसे कहते हैं क्या है, हम सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है। मेटासेंट्रिक हो गया, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, सब मेटासेंट्रिक हो जाएगा। यहाँ पर आर्म जो है ये शॉर्ट है, ये लॉन्ग है। ये आपके पास है एक्रोसेंट्रिक जो कि बहुत ज़्यादा टर्मिनल की तरफ है, एक एक्सट्रीमली शॉर्ट एक्सट्रीमली लॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे टीलोसेंट्रिक, यहाँ पर टर्मिनल पोजीशन पर सेंट्रोमियर होता है। ठीक है। समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम हैव द, कुछ क्रोमोसोम के पास क्या होता है, नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी दिखाई देता है एट अ कांस्टेंट लोकेशन। तो क्या सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन हर एक क्रोमोसोम में दिखाई देगा, नहीं। कुछ क्रोमोसोम होते हैं जिसमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दिखता है जो कि नॉन स्टेनिंग पार्ट होता है। ठीक है। दिस गिव द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट, इसकी वजह से एक स्मॉल फ्रेगमेंट बन जाता है, इसे कहते हैं क्या है, सैटेलाइट कहते हैं। ठीक है। तो न्यूक्लियस खत्म होता है। लास्ट टॉपिक माइक्रो बॉडीज़। माइक्रो बॉडीज़ नंबर में देखा जाए तो मैनी है, लेकिन अगर इसमें मेम्ब्रेन भी पूछा जाए तो मेम्ब्रेन एक ही होती है, मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल कॉल्ड द माइक्रो बॉडीज़। माइक्रो बॉडीज़ जो होती हैं इनके अंदर क्या भरा होता है, एंजाइम भरा होता है। माइक्रो बॉडीज़ जो होती हैं प्लांट और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। तो सर ये था आपके पास इस चैप्टर का लास्ट वीडियो। ठीक है। तो आप पूरे वीडियो को कंप्लीट तरीके से देखिए, थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करिए, सोचिए। उसके बाद में अगर कोई डाउट है इतना वीडियो देखने के बाद में तो आप आकर के मुझसे पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।